हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। हमारा न्यू बैच जो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है फॉर एपी पीएससी, आप उसे इनरोल कर सकते हैं। ये एक डेमो सेशन है जो आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग है। दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज़ याशना और ये हमारे कोर्स की सारे इन्फॉर्मेशन है जो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डेमो क्लास के रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं रिगार्डिंग डेमो क्लास एंड रिगार्डिंग कोर्स। तो इससे पहले जो आंसर राइटिंग की क्लास मैंने ली थी वो 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आंसर को फॉर्म कैसे करते हैं, हम किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन के थ्रू। आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15 मार्कर जो कि 250 वर्ड्स के होगा, 10 मार्क्स जिसके लिए हमें अप्रॉक्स 150 वर्ड्स मिलते हैं, एंड 5 मार्क्स जिसके लिए 75 वर्ड्स मिलते हैं। तो हम इस पैटर्न में एक एक क्वेश्चन आज देखेंगे। एक क्वेश्चन 15 मार्क का, एक क्वेश्चन 10 मार्क का एंड एक क्वेश्चन 5 मार्क का। हम सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मेट रखेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इस फॉर्मेट पे हम अपने आंसर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है जो 15 मार्कर है 250 वर्ड्स में। आप एक बार एक क्वेश्चन रीड कर लीजिए, और अगर आपको इसके पॉइंटर्स पता है, आपको पता है इसके अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया आ सकते हैं, किस तरीके से आंसर फॉर्म हो सकता है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है, वाई एंड हाउ वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1885, व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो इस क्वेश्चन में 3 पैरामीटर से हमें आंसर देना है, वाई, हाउ एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आंसर फॉर्म करेंगे वो इन 3 पैरामीटर्स पे ही करेंगे कि वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वर फॉर्म एंड हाउ एंड व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। 15 मार्कर है, मीन्स अप्रॉक्स हमें 2.5 पेज में इसका आंसर लिखना है। तो हम इसके इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिपेंडेंस में, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में क्या रोल था, और नेशनल यूनिटी में कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इन 2 पैरामीटर्स के साथ हम अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जो इंट्रोडक्शन है वो अप्रॉक्स 35 to 45 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। और किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंट्रोडक्शन क्या पॉइंटर्स में लिख सकते हैं, तो पॉइंटर्स में लिख सकते हैं, पर ये फिजिबल होगा कि अगर हम पैराग्राफ में लिखें, क्योंकि हमें 30 एंड 45 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो 35 एंड 45 वर्ड्स को हम अगर पॉइंटर्स में लिखेंगे तो वो उतना सूटेबल नहीं करेगा उस आंसर को लिखने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इंट्रो जो है वो पैराग्राफ में ही लिखें। एंड देन क्वेश्चन है वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। तो हम मेन बॉडी में, ये सिर्फ वहाँ पे आपको आंसर शीट में वाई करके ऐसे नहीं करना, कहीं भी आपको इंट्रोडक्शन मेंशन नहीं करना है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको मेन बॉडी लिखनी है। आपको कभी भी ऐसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ओके, तो आप सीधा स्टार्ट कर देंगे अपना इंट्रोडक्शन एंड मेन बॉडी। तो क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने की ज़रूरत पड़ी,
क्योंकि 1880s के टाइम पे क्या हुआ था, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, एजुकेटेड इंडियंस जो थे वो पॉलिटिकली एक्टिव थे। कहाँ पर पॉलिटिकली एक्टिव थे? 3 प्रेसिडेंसी में। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है कि वो 3 प्रेसिडेंसीज कौन सी थी। तो एजुकेटेड इंडियंस पॉलिटिकली एक्टिव थे 3 प्रेसिडेंसी में। और वो क्यों एक्टिव थे, वो क्यों एजिटेशंस कर रहे थे, वो क्यों मूवमेंट कर रहे थे? सिविल लिबर्टीज के लिए। और वो सिविल लिबर्टीज क्या क्या थी? राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए। इन 3 चीज़ों के लिए सिविल लिबर्टी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे थे एजुकेटेड इंडियंस इन 3 प्रेसिडेंसी में। पर इन 3 प्रेसिडेंसीज के अलावा जो पैन इंडिया कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। हर जगह जो मूवमेंट है वो रीजनल लेवल पर हो रहा था। और किस लिए वो मूवमेंट हो रहा था? एक तो सिविल लिबर्टी देखी हमने, दूसरा देखते हैं जैसे मिशनरी इंटरवेंशन इन इंडियन सोसाइटी। जो क्रिश्चियनिटी थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी वो इंटरवेंशन कर रहे थे इंडिया के सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स में। ठीक है, तो इसलिए लोग एजिटेशन कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। लेक्स लोक्सी एक्ट जो आया था 1850 में। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि जो हिंदूज कन्वर्ट हो गए किसी अनदर रिलीजन में, सपोज कोई हिंदू क्रिश्चियनिटी में अगर कन्वर्ट हो गया है, तो इस एक्ट ने ऐसे कहा था कि ये जो हिंदू है जो कन्वर्टेड है वो अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम कर सकता है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो थे वो कन्वर्टेड हिंदू अपना राइट क्लेम कर सकता है। इसलिए भी जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे वो एजिटेशंस, वो मूवमेंट कर रहे थे इस एक्ट के लिए। थर्ड, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। लोगों की डिमांड थी कि जो सिविल सर्विसेज है उसे इंडियनाइजेशन कर दे, कि उसमें इंडियंस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे। और जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, जो एग्ज़ाम होता था वो लंदन में होता था, तो वो एग्ज़ाम लंदन प्लस इंडिया दोनों जगह पे हो। ठीक है, इसलिए भी लोग मूवमेंट कर रहे थे, एजिटेशंस कर रहे थे। देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसके लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आया था? 1878 में। इस एक्ट में क्या था? बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वर्नाकुलर प्रेस पर, कि ये नॉवल को बैन कर देना, इस न्यूज़पेपर को बैन कर देना, या फिर अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लिखता है या ब्रिटिशर के अगेंस्ट कुछ लिखता है तो उसको बैन कर देते थे। तो ये सारे रूल्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आए थे। इसके लिए भी इंडियन जो मासेस थी उसमें एजिटेशन था। किसके लिए? इन रूल्स के लिए, इस एक्ट्स के लिए। एंड फिफ्थ जो था वो है एल्बर्ट बिल। पर जो इंडियंस थे वो इसके फेवर में थे। इस बिल में क्या था? ये बिल था, अभी वो एक्ट नहीं बना था। इस बिल में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस हैं दे could be tried by Indian judge, tried by Indian judges।
इस एक्ट आने से पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर सिविलियन थे, यूरोपियन सिविलियन थे, वो सिर्फ ट्राई कर सकते थे किससे, ब्रिटिश या यूरोपियन जजेस से ही। बट जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स यूरोपियन सिविलियन है, अगर वो कोई गलती करते हैं या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें इंडियन जो जज है वो भी ट्राई दे सकते हैं, वो भी उनको पनिशमेंट दे सकते हैं या वो भी उनका केस सुन सकते हैं। तो इस बिल के फेवर में थे इंडियन मासेस। तो ये सारे रीजंस थे जिसके वजह से सारे इंडिया में एजिटेशंस मूवमेंट हो रहे थे रीजनल लेवल पे, ठीक है। अब ये सारे डिमांड्स जो थी वो रेज हो रही थी, रेज डिमांड बाय डिफरेंट लीडर्स, different type of agitations, different type of association, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे हो रही थी। तो इंडिया को क्या था, एक कॉमन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, जो रीजनल नहीं, जो नेशनल लेवल पे हो, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया को क्या नीड थी कि ऑल इंडिया कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे ये सारे जितने भी एजिटेशंस, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो एक पैरामीटर के अंदर एक जगह पे आके एक कोई लीडर हो जो इन सारे एजिटेशंस एंड मूवमेंट को लीड कर सके। तो एक मीडिएटर की ज़रूरत थी जो रीजनल लीडर्स को नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट या कनेक्ट कर सके। कनेक्शन चाहिए था रीजन का नेशनल के साथ। और ऐसे क्यों चाहिए था, क्योंकि वाइड नेशन अवेकनिंग चाहिए थी। क्यों, क्योंकि सबकी एक ही प्रॉब्लम थी, सबका जो एनिमी था वो कॉमन था, वो थे ब्रिटिशर्स विथ कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन प्रोग्राम, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन प्रोग्राम अगेंस्ट कॉमन एनिमी। क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स एक थी, सबके इंटरेस्ट एक जैसे थे। अगर सबको प्रॉब्लम थी कि लॉक्सी एक्ट आया था, सबको प्रॉब्लम थी कि मिशनरीज जो कन्वर्ट कर रहे हैं उनको अपने रिलीजन में, सबको वर्नाकुलर प्रेस से प्रॉब्लम थी, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो कॉमन थी, सबके इंटरेस्ट सेम थे, सबको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, सबको नौकरियां कम मिल रही थी, सबका जो ट्रेड है वो कम हो रहा था। तो प्रॉब्लम सबकी जब सेम थी और जब सबका एनिमी भी सेम था, तो एक नेशन वाइड अवेकनिंग चाहिए थी जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी। और उस ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल कौन करता है, आईएनसी। ऐसे नहीं है कि आईएनसी 1985 से पहले कोई और ऑल लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, वो बनी थी, बंगाल में भी बनी थी, बट वो उस आइडिया को, उस फॉर्मेट को फुलफिल नहीं कर पाई, वो एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, वो सारे एजिटेशंस मूवमेंट को नेशनल लेवल पे नहीं लेके गई, ठीक है। तो फाइनल शेप किसने दिया आईएनसी को, वो दिया एओ ह्यूम ने। ये कौन थे, ये एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट। और सारे जो लीडर्स थे उन्होंने एओ ह्यूम की बात मान के आईएनसी क्यों फॉर्म की, क्योंकि जो एओ ह्यूम थे वो एक लिबरल पॉलिटिकल लीडर थे, इनके जो ओपिनियंस थे वो लिबरल थे,
इसलिए एओ ह्यूम की बात मान के आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ 1885 में। बट इससे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आई, एक थ्योरी आई, सेफ्टी वॉल थ्योरी। ये किसने दी थी? ये एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे लाइक लाला लाजपत राय, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को ट्रस्ट नहीं करते थे। एहो ह्यूम जो थे वो एक ब्रिटिश थे, एक्स सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, तो वो एओ ह्यूम को बिलीव नहीं करते थे और वो बोलते थे ये जो आईएनसी है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है। बट जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे, वो क्या बोलते थे कि सेफ्टी वॉल थ्योरी की वजह से आईएनसी नहीं बनी है। आईएनसी क्यों फॉर्म हुई है? क्योंकि इंडिया में ऐसी डिमांड थी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिमांड थी, जिसके वजह से आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम है बिपिन चंद्रा। ये मॉडर्न हिस्टोरियन थे। इन्होंने सेफ्टी वॉल थ्योरी पर क्या बोला, आप चाहे तो इस जो स्लाइड में मैं भी लिखूंगी, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें कोट करेंगे तो आंसर ज़्यादा अफेक्टिव लगता है, इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। जैसे बिपिन चंद्रा ने क्या बोला था, मैं पहले लिख लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। इफ ह्यूम एंड other English liberals hope to use Congress as a safety wall, the Congress leader hope to use Hume as a lightning conductor। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिले जो सेफ्टी थ्योरी के बारे में बोल रहा है, फिर कभी भी एक्सट्रीमिस्ट या मॉडर्निस्ट की बात हो गई, तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। ये बिपिन चंद्र जो हिस्टोरियन है बिपिन चंद्रा, उन्होंने बोला था, इफ ह्यूम एंड अदर इंग्लिश लिबरल्स होप टू यूज कांग्रेस एज अ सेफ्टी वॉल, द कांग्रेस लीडर्स होप टू यूज ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। तो वो बताना चाह रहे थे स्टेटमेंट से कि अगर इंग्लिशमैन, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को यूज़ करना चाहेंगे तो हम भी ह्यूम को यूज़ करेंगे और इंग्लिशमैन को यूज़ करके इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाएंगे। ये बिपिन चंद्रा का कहना था। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा क्वेश्चन था वाई एंड हाउ, तो वाई एंड हाउ जो था वो यहाँ पे दिस स्लाइड अबाउट वाई एंड दिस स्लाइड अबाउट हाउ, कि ये बनी कांग्रेस क्यों और यहाँ था कि ये कैसे बनी। ह्यूम के थ्रू बनी सेफ्टी वॉल थ्योरी। मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए तो आप उसको लिख सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो 250 मार्क का है। हो सकता है ये क्वेश्चन 150 मार्क में भी आ जाए, तो आपको सिर्फ पॉइंटर्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखना है और जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है। अब इस क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट था इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो INC born in December 1885,
आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे। आप कमेंट कर दीजिएगा ये अगर आपको पता है तो। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? एलिमिनेट रीजनल डिफरेंसेस, कि जो रीजनल डिफरेंसेस थी उसी को एलिमिनेट करने के लिए, उसी को ख़त्म करने के लिए आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी। देन यूनिटी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन, यूनिटी चाहिए थी अमंगस्ट इंडियन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और यूनिटी लाने के लिए कांग्रेस ने क्या स्टेप फॉलो किए थे? उन्होंने सोचा था कि एवरी ईयर वो एक मीटिंग रखेंगे और जो डिफरेंट पार्ट्स में होगी इंडिया के। एवरी ईयर दिसंबर में मीटिंग रखते हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स में होती थी। और एक और फॉलो की थी, एक और चीज़ इन्होंने फॉलो की थी कि जो भी प्रेसिडेंट होगा वो उस सिटी से नहीं होगा, डिफरेंट सिटी से होगा। मीन अगर मीटिंग यूपी में है तो जो लीडर होगा वो मद्रास से होगा। तो इससे क्या है, मिक्सिंग ऑफ आइडियाज भी होंगे। ओके थर्ड, wait, then next point is break the regional barriers and misunderstandings। ये भी एक मोटिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये जो एम्स थे कि एलिमिनेट रीजनल डिफरेंसेस, यूनिटी एंड ब्रेक बैरियर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन पीपल, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स थे। जैसे जब आईएनसी बनी तो उनका मोटिव था कि पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बने, उन्होंने ऐसा बनाया। देन उनका था कि मोबिलाइज करे मोबिलाइज और एजुकेट करे लोगों को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, अवेकन करे, अवेयरनेस लाए अबाउट कॉलोनियल माइंडसेट। जैसे मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स में, आप इन सबको मिक्सअप करके कुछ लिख सकते हैं। कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप वो लिख सकते हैं, आप वर्ड लिमिट का ध्यान रख के। बट अगर आप 6-7 पॉइंट्स अगर प्रिपेयर करेंगे तो एग्ज़ाम प्रेशर में आपको शायद 3-4 पॉइंट्स ही याद रहे। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जब आप नोट्स वगैरह बनाएं तो आप 6-7 पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में, एग्ज़ाम के एंजाइटी में आपको कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाएगा। तो अगर आपके पास पॉइंटर्स ज़्यादा होंगे तो अगर आप 1-2 भूल भी जाएंगे तो वो मैनेजेबल होगा। एंड देन पॉलिटिकल राइट्स, कि जो पॉलिटिकल राइट्स है जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को प्रोवाइड किए वो भी सब लोगों को पता होना चाहिए। जैसे और डिमांड पे भी ध्यान देना था। यही ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन काउंसिल की डिमांड हो, इंडियन काउंसिल में रिफॉर्म्स की डिमांड हो, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस की डिमांड थी। ठीक है, एंटी कॉलोनियलिज्म एटीट्यूड हो सब में,
क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को सही समझने लग गए इंडियंस तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम उसके अगेंस्ट नहीं रह पाएंगे। और जो जैसे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, ये जो लीडर्स थे इन्होंने हेल्प की इकोनॉमी को इंडियंस के सामने लाने की, कि ब्रिटिशर्स कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी आ रही है, फेमाइन आ रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो है वो लो जा रहे हैं, ट्रेड जो है वो लो जा रहा है। तो जो लीडर्स थे, हिस्टोरियंस थे, ये भी हेल्प करते थे अपनी थ्योरीज के थ्रू कि वो ब्रिटिशर्स के जो काम है, जो कैसा काम कर रहे हैं, वो सब बताए और इंडियंस को एक फॉर्मेट दे सके कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? हम इसके कंक्लूजन में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कंक्लूजन ट्राई करेंगे कि हम पॉजिटिव नोट पे ही छोड़े। तो हम यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अचीवमेंट्स बता सकते हैं, है ना, कि INC एबल टू क्रिएट व्हाट, वाइड नेशनल अवेकनिंग, सक्सेसफुल हुए थे INC इस चीज में। belonging to one nation, feeling of belonging to one nation, then popularized modern ideas, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारे जो आइडियाज थे वो INC के थ्रू ही पॉपुलराइज्ड हुए थे। ठीक है, तो ये जो पूरा क्वेश्चन था हम इसको इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड करते हैं, और फिर हमें देखना है कि जो जो पॉइंटर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम सेग्रीगेट करके अच्छे से इलेबोरेट करके अपने आंसर को लिखेंगे, क्योंकि ये 250 मार्क्स का आंसर, 250 वर्ड्स का आंसर था, 15 मार्कर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो 10 मार्कर है फॉर 150 वर्ड, इसकी वो लिमिट है 150 वर्ड्स। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी आंसर राइटिंग के बारे में। वेट कि अगर जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, जिसमें कुछ कुछ जो पार्ट्स है वो फैक्चुअल होते हैं, है ना, वो चेंजेबल नहीं है। जैसे हिस्ट्री की कुछ पार्ट्स है जो चेंज नहीं हो सकते हैं। पॉलिटी अगर हम देखें तो कुछ पार्ट्स है, जैसे प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, स्पीकर की पोजीशन हो गई, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जिनके रोल्स है, इनके वर्क है, वो चेंजेबल नहीं है। आर्टिकल्स है वो चेंजेबल नहीं है। ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका हम जो फैक्चुअल पार्ट है अगर हम उसे वो प्रिपेयर कर लेते हैं अपने नोट्स में, अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो हमारे लिए ईजी होगा। हम चाहेंगे तो हम क्वेश्चंस का इंट्रो एंड कंक्लूजन रेडी कर सकते हैं। हम किसी एक टॉपिक को लेंगे, जैसे हमने अभी INC रीड किया, तो अगर हम INC देखें तो अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमने लिमिटेशंस को छोड़ के सारे जो पैरामीटर्स थे जिससे वो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कर लिया, कि हाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर फॉर्म्ड, वाई, ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 4-5 क्राइटेरिया होते हैं किसी भी क्वेश्चन के। तो अगर हम उसके नोट्स को बना लेंगे तो हमारा एक टॉपिक और एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, हम उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिएगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी जो फैक्चुअल नेचर के हैं वो आप पहले से प्रिपेयर करें, ताकि सिर्फ उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे करंट अफेयर से। जैसे हिस्ट्री में बहुत कम चांसेस है कि वैल्यू एडिशन हो
करंट अफेयर से, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमी से हो सकते हैं वैल्यू एडिशन, पर हिस्ट्री एक ऐसा थोड़ा फैक्चुअल सब्जेक्ट है क्योंकि वो सारी चीज़ें हो चुकी है तो उसमें कोई ऐड ऑन नहीं हो सकता। बट हाँ, कोई अगर हमें आर्टिकल मिल गया या आर्टिफैक्ट्स मिल गए या फिर कहीं एक्सकेवेशन हुई तो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है तो सिर्फ वो सारी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है। अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी ऐड ऑन होती नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम एक रफ पॉइंटर्स बना ले हर टॉपिक का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार इसे रीड कर लीजिए। वे वो क्वेश्चन सॉरी, ये क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी इसमें कि जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया था वो कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन। The first ICS examination was held in London in 1855. What were its limitations then for Indians and in subsequent years? इसमें भी 3 क्वेश्चन है, पर हमें ध्यान रखना है ये 10 मार्क का ही है। 10 मार्क 150 वर्ड मीन्स 1.5 पेज। इसमें एक स्टेटमेंट है, द फर्स्ट ICS एग्जाम वॉज हेल्ड इन लंडन, ये स्टेटमेंट है। तब उसने पूछा है कि जो वो लंदन में एग्ज़ाम हुआ था उससे इंडियंस को क्या प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे तो से चार्टर एक्ट ऑफ 1853, या पॉलिटी में भी चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया था फॉर सिविल सर्वेंट। और किस कंट्री के सिविल सर्वेंट के लिए? इंडिया के, जो रिक्रूट होंगे थ्रू एग्जामिनेशन, रिक्रूटेड थ्रू एग्जामिनेशन। और ये कहते हैं ये ओपन टू ऑल था, बट हेल्ड एनुअली ओनली इन लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, तो चार्टर एक्ट आया 1853 का जिसमें कहा कि ओपन कंपटीशन होगा इंडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए, पर वो जो एनुअल एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ लंदन में होगा। जो इंडियंस जो लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी पिटीशंस लगाई कि जो INC का एग्ज़ाम है, ICS का एग्ज़ाम है, इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, वो इंडिया में भी हो। बट ये जो पिटीशंस थी वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक रिपोर्ट आई थी, मैकेले रिपोर्ट, मैकेलेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा था कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, और जो एंट्री होगी एक एग्ज़ाम के लिए वो कॉम्पिटिटिव होगी। पर इसमें भी क्या प्रॉब्लम थी कि जो एग्ज़ाम है वो कहाँ होगा? लंदन में। अगर ये एग्ज़ाम लंदन में तो इंडियंस को क्या प्रॉब्लम होगी? जो हमारा क्वेश्चन था कि लिमिटेशंस क्या थे, इंडियंस की लिमिटेशंस क्या थी।
तो पहली थी एज, ठीक है। तो एज क्या थी ICS एग्जाम के लिए, इंडियंस के लिए? मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 23। तो मिनिमम 18 ईयर्स का जो हो जाएगा वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है, एंड सिर्फ और सिर्फ 23 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम कहाँ हो रहा है, लंदन में हो रहा है, तो इंडियंस बहुत छोटे थे, मतलब 18, 19, 20 ईयर्स में तो जो बच्चा होता है वो लंदन इतनी दूर ट्रैवल कैसे करके जाएगा, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी। सेकंड था सिलेबस। जो सिलेबस था एग्ज़ाम का वो बायस्ड था। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी इंडियंस को। वो इस क्राइटेरिया से फॉर्म किया गया था, इस क्राइटेरिया से डिज़ाइन था कि जो यूरोपियंस थे उनको ज़्यादा मार्क्स फेच करने का मौका मिलता था, क्योंकि जो वो वाले सिलेबस थे, उस तरीके से सिलेबस थे जो जिससे इंडियंस अवेयर ही नहीं थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियंस थे वो इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से या मेरिट बेस पे वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते थे। थर्ड लिमिटेशन क्या थी? इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडियंस। अब लंदन में जाके एग्ज़ाम देना है तो हर कोई इतना रिच नहीं था कि वो अक्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस सी जा सके। फोर्थ हम अक्रॉस सी मानेंगे क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे ये क्राइटेरिया था कि अगर कोई सी क्रॉस करता है, अगर कोई सी क्रॉस करता है किसी भी रीज़न से, आर्मी में भी ये हुआ था, 1857 के रिवॉल्ट में भी ये क्राइटेरिया था, जब सिपॉइज सी क्रॉस करते थे तो वो इंडियन सोसाइटी में ठीक नहीं माना जाता था, तो अक्रॉस सी भी एक प्रॉब्लम थी। तो ये सारी जो लिमिटेशंस थी वो इंडियंस के लिए थी, जिसमें जो इंडियन पार्टिसिपेशन है सिविल सर्विस एग्जाम में वो बहुत कम था, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ सिलेबस, इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड अक्रॉस सी। इंडियंस को एग्ज़ाम देने की तो परमिशन थी, बट वो एग्ज़ाम सिर्फ लंदन में होगा। नेक्स्ट 50 ईयर्स तक भी कुछ नहीं हुआ। इंडियंस ने पिटीशंस लगाई, इंडियन लीडर्स ने, कि एग्ज़ाम लंदन और इंडिया दोनों में हो, बट उन्होंने जो उनकी पिटीशंस थी उनका कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव वे में नहीं दिया। और ऐसा क्यों नहीं किया होगा? वो क्यों नहीं चाहते थे कि इंडिया में भी एग्ज़ाम हो? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे दे डिड नॉट वांट इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, सिविल सर्विसेज स्पेशली। तो ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि इंडियनाइजेशन हो सिविल सर्विसेज का। तो अगर सिर्फ लंदन में एग्ज़ाम होगा तो जो इंडिया से जो बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने वो भी कम होंगे, क्योंकि हमने लिमिटेशंस देखी, तो बहुत कम कंपटीशन होगा ब्रिटिशर्स का भी इंडियंस के साथ, ठीक है। पर क्या होता है, 1885 में INC फॉर्म होती है, वो भी डिमांड रखती है कि एग्ज़ाम लंदन में भी हो और इंडिया में भी हो। और वो एक और डिमांड क्या रखती है, एज लिमिट पर, कि जो एज लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए, रेजिंग एज लिमिट। दो डिमांड्स होते हैं INC के ICS एग्ज़ाम के लिए।
तो इन सारी डिमांड्स को देखते हुए लॉर्ड डफरिन जो थे वो एक कमिटी लेके आए, एटचिसन कमिटी ऑन पब्लिक सर्विसेज। ये कमेटी कब आई थी? 1886 में। इस कमेटी में क्या था, क्योंकि बहुत सारे एजिटेशंस, मूवमेंट्स, बहुत सारे डिमांड, पिटीशंस, प्रेयर्स हो रही थी कांग्रेस लीडर्स के थ्रू, तो उन्होंने क्या था, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पर इस इन्वेस्टिगेशन से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया 2 जगह एग्ज़ाम कराना। दे रिजेक्टेड। बट उन्होंने एज लिमिट बढ़ाई, पहले 18 थी तो अब उसे 19 कर दिया, जो मिनिमम एज थी, और जो मैक्सिमम थी वो 23 ही थी। फिर एक एक्ट आता है, या रिफॉर्म कहेंगे हम, आपने इसका नाम भी सुना होगा, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस रिफॉर्म ने 1919 में एक्सेप्ट किया लॉन्ग टर्म से जो डिमांड थी कि जो एग्ज़ाम है वो इंडिया एंड लंदन दोनों में हो, वो फुलफिल हुई, और जो एग्ज़ाम है वो इंडिया में 1922 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी आईसीएस एग्ज़ाम को लेकर इंडियंस में, ये सारे लिमिटेशंस थी। ठीक है, 1922 के बाद भी जब ये एग्ज़ाम इंडिया में होने लगा, तो जो जैसे पुलिस सर्विस थी, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स की जो पोजीशंस थी, उसमें इंडियंस की जो रैंकिंग थी, या इंडियंस की जो नंबर्स थे वो बहुत कम थे। तो एग्ज़ाम तो इंडिया में होने लगे, पर जो परसेंटेज उन्होंने फिक्स की थी इंडियंस के लिए वो बहुत कम थी। ठीक है, तो आप इसे कंक्लूजन में बता सकते हैं कि लिमिटेशंस वगैरह हमने मेन बॉडी में डिस्कस कर लिया, तो कंक्लूजन में हम लीडर्स का रोल बता सकते हैं। फिर जैसे ट्राई करेंगे कि कंक्लूजन हम पॉजिटिव नोट पर छोड़ते हैं, हम लीडर्स की पोजीशंस बता सकते हैं कि किस तरीके से आईसीएस एग्ज़ाम में रिफॉर्म लाने में हेल्प करी। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है जो 10 मार्क का था। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है और 75 वर्ड्स के लिए वो करेंगे। 75 वर्ड्स एंड 5 मार्क। जैसे ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसमें अप टू द मार्क जो जो चीज़ें से पूछी गई है वही बताएं। ठीक है, तो रामाकृष्णा मूवमेंट, तो रामाकृष्णा एक सेंट थे, आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, वो इनके गुरु का नाम रामाकृष्णा था। ठीक है, रामाकृष्णा परमहंस 1836 to 1836, ये 90th सेंचुरी के सेंट थे एंड स्पिरिचुअल फाउंडर ऑफ रामाकृष्णा मूवमेंट।
spiritual founder of रामाकृष्ण मूवमेंट। इनका एक मोटो था, जैसे आप अगर ये मोटो हाईलाइटेड करेंगे अपने एग्जाम में तो मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो जैसे आत्मानो मोक्षार्थम जगद हिताय च। ये संस्कृत है और इसका इंग्लिश वर्जन है फॉर वंस ओन सैल्वेशन and for the welfare of world। तो ये इनका मोटो था रामकृष्ण मूवमेंट का। इस मोटो पे ही वो सारे अपने वर्क करते थे। ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था? Why it started? It was started because of 3 reasons: educational, philanthropic work, and वेदांता। तो इस मूवमेंट के 3 रीजन थे स्टार्ट होने के, ठीक है, ये तीनों रीजंस थे। देन इसके जो मेन फाउंडर माना जाता है, रामकृष्ण को किसने, रामकृष्ण मिशन है जो किसने फाउंड किया था? स्वामी विवेकानंद, 1897 में। इनके क्या मोटिव था इस मिशन को स्टार्ट करने का? 2 मिशन थे इनके। स्प्रेड टीचिंग ऑफ वेदांता, जो इनके गुरु थे रामकृष्ण, विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण, उनकी टीचिंग को स्प्रेड करना था, वेदांता की टीचिंग को स्प्रेड करना था। एंड सेकेंड मोटिव था इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल and religious conditions in India। तो विवेकानंद जी का क्या मोटिव था इस मिशन को स्टार्ट करने का? कि वेदांता की नॉलेज सबको पहुंचे और इम्प्रूवमेंट लाए सोशल और रिलीजियस कंडीशन में। ये जो बात हो रही है वो उस एज के है जब सोशल और रिलीजियस मूवमेंट इंडिया में थे। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इंडियन रिलीजन में या इंडियन सोसाइटी में, उसको रिफॉर्म लेके आ रहे थे, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है वो किस चीज़ में बिलीव रखता है? वो बिलीव करता है यूनिटी ऑफ और रिलीजन, oneness of God, selfless service, meditation and practice of yoga। ओके, तो ये जो पॉइंटर्स थे वो रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज 15 मार्कर, एक क्वेश्चन 15 मार्कर, एक क्वेश्चन 10 मार्कर एंड एक क्वेश्चन 5 मार्कर करा। ये सारे हम PYQs ही कर रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रही है।
आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखें और आप अपने PYQs को देखें तो ट्राई करें उसके सारे जो डायमेंशंस है वो कवर कर ले। अगर किसी क्वेश्चन में किसी की लिमिटेशंस पूछे तो जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं यहाँ या फिर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप उसके जितने भी और डायमेंशंस थे वो भी कवर कर लीजिए। मान लीजिए हमने 1857 पे क्वेश्चन किया तो उसके प्रॉब्लम्स, वो उसके कॉजेज़, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब तो देखिए। फिर अब उसके लीडर्स भी देख लेंगे, इंडियन साइड के लीडर, ब्रिटिश साइड के लीडर, 1857 फेल क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें अगर हम 2-3 पेज में कवर कर लेंगे तो हमारा एक आंसर रेडी हो जाएगा। तो फैक्चुअल नेचर के जितने भी क्वेश्चंस है या जितने भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं वो आप प्लीज़ कर लीजिए। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है तो PYQs तो सारे ही करने हैं। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिलेंगे या फिर मैं आपको बताऊंगी जब हम क्लास लेंगे जो 28 अप्रैल से स्टार्ट है, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस को किस किस डायमेंशन में फुलफिल करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप ट्राई करिएगा जितने मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर आप कहीं नोट डाउन करेंगे तो वो आपके कॉन्शियस मेमोरी में कहीं ना कहीं रह जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।